अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब जो चैप्टर है वो है शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। शॉक बेसिकली आपके पास क्या है, जब इनएडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन हो रही हो या जो कि आपको नॉर्मल सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जरूरी होती है। सिस्टेमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन दैट इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिस्पिरेशन। अच्छा, शॉक को कहा जाता है कि ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन द सर्जिकल पेशेंट। अच्छा, अब बंदा अगर शॉक में जा रहा है, शॉक में जाने की वजह से क्या हो, यानी कि उसका जिसका कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है, सर्जरी में क्या है, सर्जरी हुई, सर्जरी में बहुत ज्यादा क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया। ब्लड लॉस होने की वजह से क्या हुआ, समझो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं मिला ना आपकी बॉडी को, ठीक है। अब क्या है, इसके 3 लेवल्स बताए हैं कि अगर आपके सेल्स को ना मिले, अगर आपकी वेसल की परफ्यूजन सही नहीं हो रही, माइक्रोवेस्कुलर बेसिकली, या अगर आपके सिस्टम की परफ्यूजन सही नहीं हो रही, ठीक है। सेलुलर परफ्यूजन अगर सही नहीं होगी तो क्या होगा, एक तो ये चीज कि आपकी जब परफ्यूजन लो, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है और ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपकी परफ्यूजन कम हुई है टिश्यूज की तरफ, ठीक है, परफ्यूजन कम हुई, परफ्यूजन कम होने की वजह से क्या हो गया, आपकी जो बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही थी, अब वो एरोबिक से क्या हो चुकी है, एनएरोबिक, ठीक है। एनएरोबिक की वजह से क्या हो रहा है, आपकी लैक्टिक एसिडोसिस बन रही है। लैक्टिक एसिडोसिस जब बॉडी में जमा होगी तो वो क्या करवा देगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में ये चल रही है, ठीक है, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी आपका ग्लूकोज है, जब आपका ग्लूकोज भी खत्म हो जाएगा बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, आपका सोडियम पोटेशियम पंप का भी फेलियर हो जाएगा, ठीक है, वो भी काम नहीं कर पाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप जब काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी इंट्रासेलुलर लाइसोजाइम निकालेगी, वो लाइसोजाइम क्या करेंगे, सेल की लाइसिस करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, इस लाइसिस की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में फिर पोटेशियम भी रिलीज होने लग जाएगा। अच्छा, वेस्कुलर लेवल पे देखा जाए तो आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा ना ऑक्सीजन और बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आप ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, यानी कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि हाइपोक्सिया और एसिडोसिस, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, आपके फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, और ये फ्री रेडिकल जाके क्या करेंगे, कैपिलरी को डैमेज करेंगे, और जब वो डैमेज होगी तो क्या हो जाएगी, कैपिलरी आपकी लीकी हो जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, एडिमा होगा, और उसकी वजह से हाइपोक्सिया और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, अब अगर सिस्टमिक लेवल पे बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्ट। हार्ट में क्या है, आपको ब्लड नहीं मिला, आपका क्या हो गया, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों कम हो गए, ठीक है। प्री लोड कम हुआ और आफ्टर लोड कम हुआ, बॉडी ने सेंस किया इसने, और बॉडी ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, कैटेकोलामाइंस निकले, इन कैटेकोलामाइन ने क्या कर दिया, आगे जाके वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा दी और टेकीकार्डिया। रिस्पायरेटरी लेवल पे बात की, यानी कि लंग्स के लेवल पे, तो इसमें क्या है कि आपकी रिस्पायरेटरी रेट जो है बेसिकली क्या कर जाता है, वो बढ़ जाते हैं। रिस्पायरेटरी रेट क्यों बढ़ेगा, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा एक्सेस में था उसको बाहर एक्सक्रीट कर पाए, ठीक है। देन आपके पास आता है रीनल। रीनल परफ्यूजन का क्या है, किडनी में जो है परफ्यूजन आपकी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जीएफआर भी कम होगा, क्योंकि किडनी को ब्लड नहीं मिल रहा है, किडनी की परफ्यूजन कम हुई, जीएफआर भी कम होगा उसकी वजह से, परफ्यूजन लो। ऑल्सो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, और वो क्या करा देगा, एल्डोस्टेरोन की मदद से वो सोडियम की और वाटर की रिटेंशन करवा देगा। अच्छा, आपका जब प्री लोड कम हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका एडीएच भी रिलीज हुआ था हाइपोथैलेमस से, इस एडीएच ने क्या किया, वाटर की भी रीएब्सॉर्प्शन करवा दी, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो आपका एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ था, उसने क्या रिलीज किया, आपके पास कॉर्टिसोल रिलीज, ताकि वो भी सोडियम वाटर की रिजॉर्प्शन में क्या करे, हेल्प करे और सेंसिटाइज करे कैटेकोलामाइंस को, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था ना, क्योंकि हार्ट की तरह भी प्रीलोड और आफ्टरलोड कम था, इसलिए भी। अच्छा, अब है इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें आपके पास क्या है कि जब आपकी हाइपोपरफ्यूजन होती है, ठीक है, तो आपके जो सेल्यूलर या ऑर्गेनिज डैमेज होते हैं, ठीक है ना, और ये सारे डैमेज क्या कर जाता है, वो डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया, ठीक है। अब जब आप उनको दोबारा ऑक्सीजन देंगे, यानी कि फर्दर उनकी बेसिकली सर्कुलेशन ठीक करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो जो आपका पोटेशियम जमा हुआ था और जो आपकी लैक्टिक एसिड जमा हुई थी, ये क्या करेंगे, दोबारा आपकी सर्कुलेशन में जाएंगे, और पोटेशियम की वजह से आपके पास क्या हो जाएंगे, एरिथमियास के चांसेस होते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन करवा देगा ये, ठीक है। ऑल्सो आपके जो न्यूट्रोफिल वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सारे सेल्स भी अब कहाँ जाएंगे, आपके सर्कुलेशन में जाएंगे, वो सर्कुलेशन में जाके मजीद क्या करवा देंगे, एंडोथीलियल इंजरी। और ये इंजरी कहाँ कहाँ पे होगी, जैसे लंग्स में होगी और किडनी में हो जाएगी, तो इससे आप क्या बोलेंगे, एक्यूट लंग इंजरी या एक्यूट रीनल इंजरी, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन्स को और अफेक्ट कर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा सकता है, और इवन ये डेथ भी करा सकता है ये, ठीक है। अच्छा, अब शॉक को जो है क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। शॉक कितने तरह के होते हैं, आपके पास बेसिकली 5 तरह से हो सकते हैं, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एंडोक्राइन। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या है, ये सबसे कॉमन शॉक, कॉमन फॉर्म है, ठीक है।
ये कब होता है? जब आपका सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसकी दो तरह की कॉजेज होती है, एक या हेमरेजिक कॉज होगी, दूसरी क्या होगी? नॉन हेमरेजिक कॉज। अगर हेमरेजिक कॉज की बात की जाए, वो सबसे ज्यादा कॉमन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। और अगर नॉन हेमरेजिक कॉजेज की बात की जाए तो नॉन हेमरेजिक में आपका वॉल्यूम कब तक कम हो सकता है? जब आपको डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, या आप डिहाइड्रेटेड हो, या आपका यूरिनरी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो, जैसे डायबिटीज हो गई, ठीक है। या फिर पेनक्रियाटाइटिस में भी हो सकता है, थर्ड स्पेसिंग की वजह से, या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है, ठीक है। थर्ड स्पेसिंग बेसिकली क्या है कि जब आपकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई भी होती है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अब आपका फ्लूइड आगे तो जा नहीं सकता। वो फ्लूइड क्या करता है आपका, बेसिकली जीआई में चला जाएगा, इंट्रावेस्कुलर से बेसिकली जीआई में चला जाएगा, या फिर आपके इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जमा होने जाए। ये बेसिकली थर्ड स्पेसिंग, इसकी वजह से फिर वेसल में वॉल्यूम तो कम होगा, ये भी हाइपोवॉल्यूमिया करवा देगा। अच्छा, अब क्या है अगला? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? जब आपका हार्ट ही ब्लड सप्लाई ना कर पा रहा हो टिश्यू को। अच्छा, इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती है, जिसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो आपका क्या है? एमआई। एमआई के अलावा कौन कौन सी कॉजेज हो सकती है? कार्डियक डिसअरिथमिया हो सकते हैं, या आपकी वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, वीएचडी, या आपकी मायोकार्डियल कोई इंजरी हो सकती है, या कार्डियोमेगेली हो सकती है इवन, ठीक है, या कार्डियक इंसफिशियंसी। और ये कार्डियक इंसफिशियंसी आपकी कब होती है? जब आपकी मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकती है। और ये मायोकार्डियल डिप्रेशन आपकी बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या अगर आप कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं तो उन वजह से हो सकती है। अच्छा, अगला क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या है कि जब आपका प्री लोड ना हो रहा हो, यानी कि हार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई हो, कार्डियक फिलिंग सही से बेसिकली ना हो रही हो, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन न्यूमोथोरेक्सिया, जब कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि एयर जो है बेसिकली आपकी चेस्ट कैविटी में फिल हो गई, और उसको स्केप होने का मौका नहीं मिला। वो एयर जो है ज्यादा प्रेशर डालेगी आपके हार्ट के ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से भी फिलिंग नहीं होगी, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक करा देगी, ठीक है। देन आपके पास क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या करेगा? ये आपकी पल्मोनरी वेजल्स के अंदर, बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या करा देगा? एम्बोलाइक फॉर्म करा देगा। उसकी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और ये क्या करेगा? कार्डियक आउटपुट कम करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड की तरफ हार्ट में ब्लड जमा करवा देगा ना बेसिकली, ठीक है, तो ये भी क्या करवा देगा? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक करा देगा। अच्छा, अब आपके पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसको हम और क्या कहते हैं? वेजोडाइलेटरी शॉक। इसमें आपके पास क्या है? डिफरेंट ऑर्गन के पास, डिफरेंट एरियाज में आपके पास जो है वेजोडाइलेशन हो जाएगी, उसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो वहाँ का कम होगा, और वो क्या करवा देगा? उन एरियाज का डैमेज करवा देगा, ठीक है। ये डिफरेंट पैटर्न्स आपके पास बताते हैं, जैसे एनाफाइलेक्सिस है, सेप्टिक शॉक है, या फिर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। ये वेजोडाइलेशन क्या करती है? बेसिकली आपके पास हाइपोक्सिया करवाती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और साथ साथ क्या करवा देगी? हाइपोटेंशन, ठीक है, वेजोडाइलेशन होगी ना इसलिए। अच्छा, एनाफाइलेक्सिस में क्या है? इसमें अगर आपकी वेजोडाइलेशन हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है? हिस्टामिन रिलीज की वजह से, ठीक है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वेजोडाइलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है। अब वो खराब हो गया, जाहिर सी बात है कॉन्स्ट्रिक्शन होगी नहीं वेजल्स की, और वो वेजल्स क्या करेंगे? डायलेट करेंगे, और ये किस तरफ ले जाएगा? न्यूरोजेनिक शॉक की तरफ। और सेप्सिस में क्या होता है कि आपके पास एंडोटॉक्सिन्स निकलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? आपकी सेलुलर इम्यूनिटी को बेसिकली एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक। इसमें भी आपके पास यही है कि ब्लड फ्लो जो है आपका सही नहीं होगा, ठीक है, और वो भी क्या करवा देगा? ऑक्सीजन की जब यूटिलाइजेशन ही सही नहीं होगी तो उसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा? शॉक। अच्छा, ये जो सेप्टिक शॉक जो आपका बेसिकली एंडोटॉक्सिन की वजह से क्या होगा? इसके एंड में क्या होता है कि आपके पास हाइपोवॉलीमिया होने लग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम था बेसिकली वो कहाँ पे लॉस हो रहा है? फ्लूइड सबका सब इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जा रहा है, सही। और ये आपको बेसिकली मायोकार्डियल डिप्रेशन भी करवा सकता है, जब उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा हार्ट को। अब आपके पास क्या है? एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन शॉक आपके पास बेसिकली एक कॉम्बो है तीन टाइप के शॉक का। एक आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा आपका कार्डियोजेनिक शॉक, और तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। एंडोक्राइन शॉक की भी मल्टीपल कॉजेज हैं, जैसे आपके पास हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिसे मिक्स्ड एडिमा फॉर्मा जिसे कहते हैं, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है, या आपकी एड्रिनल इनसफिशियंसीज। हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म में वैसे होगा जैसे आपका क्या होता है? न्यूरोजेनिक शॉक। क्यों? क्योंकि आपकी वेस्कुलर और कार्डियक रिस्पॉन्स खराब हो गया है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है किसको? आपके कैटेकोलामाइंस को, तो आपका कार्डियक आउटपुट क्या करेगा? कम होगा, और साथ साथ कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है इसमें। और वही थायरोटॉक्सिकोसिस होगा तो वो ये सब कुछ बढ़ा देगा, आपका हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपके पास शॉक में चले जाएगा बंदा। देन आपके पास आती है एड्रिनल इंसफिशियंसी। एड्रिनल इंसफिशियंसी में क्या होता है? आपके जो वो है कैटेकोलामाइंस है बेसिकली, यानी कि सिस्टेमिक सिंपैथेटिक सिस्टम की जो है नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, वो क्या करेंगे? वो कम हो जाएंगे, ठीक है। जब उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा, ठीक है, एड्रिनल इंसफिशियंसी उनको भी रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? दोबारा आपके पास हाइपोवॉलीमिया होगा, और बॉडी किसमें चली जाएगी? शॉक में चली जाएगी। ये एड्रिनल इंसफिशियंसी आपकी एडिशन डिजीज से भी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी और कोई सेप्सिस वगैरह चल रहा हो तो उससे भी हो सकती है। अच्छा, अब आपके पास क्या बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक को जो है बेसिकली डिफरेंशिएट किया हुआ है किस किस में। ये चार्ट भी आपने याद करना है किस इसमें आपके पास कार्डियक आउटपुट या वेस्कुलर रेजिस्टेंस वगैरह में।
या फिर आपकी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ क्या होगा। अब आपका हाइपोवॉल्यूमिक था, उसमें वॉल्यूम कम था तो कार्डियक आउटपुट लो होगा, कार्डियोजेनिक में भी कार्डियक आउटपुट लो होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसमें भी हार्ट की तरफ हार्ट फिल ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट लो होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या जस्ट वेजो डायलेशन थी ना, तो इसका कार्डियक आउटपुट से कोई काम नहीं है, इसलिए आपका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, हाई रहेगा। अच्छा, जनरली अगर साइंस देखे जाए, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं शॉक के, तो वो क्या हो सकते हैं कि बंदा हाइपोटेंसिव होता है, ठीक है, ये ब्लड ही नहीं है। वैसे ये जो हाइपोटेंशन है ये क्या आपके पास लास्ट साइन है शॉक का, ठीक है। टैकीकार्डिक होगा ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। कोल्ड काल्मी पेरिफ्रीज होंगी, क्यों, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा इसलिए। बंदा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है ना, ब्रेन की वजह से। या फिर उसमें फीचर्स ऑफ अच्छा ये सब क्या है, कोल्ड काल्मी एक्सट्रीमिटीज वगैरह ये सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सेप्टिक शॉक आपके पास हो रहा है तो इसमें आपके पास क्या है, आपकी स्किन क्या होगी, वार्म होगी, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सेप्टिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कि उसमें क्या होती है आपके पास वेजो डायलेशन हो रही होती है इसलिए। और उसमें कार्डियक आउटपुट हाई था, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगी, एकदम बाउंडिंग पल्स आ रही होगी। अच्छा, इसमें बंदे को जो है ARDS भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो सेप्टिक शॉक है जिसमें आपके एंडोटॉक्सिन निकले थे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह निकले थे, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, आपके एल्विलाई को डैमेज करवा सकते हैं। अच्छा, फिर सेप्टिक शॉक में आपके पास क्या था, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली एक्टिवेट हुआ था, राइट। वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके पास क्या करवा सकता है, DIC, दैट इज डेसिमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation। अच्छा, यहाँ से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।